हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस कर रहे हैं 17 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, नो पॉलिसी चेंजेस टिल में व्हाट्सएप सेज विल क्लियर द डाउट्स। तो संडे का न्यूज़पेपर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो जो भी न्यूज़ है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट वही हम देख लेते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अनाउंस लेट ऑन फ्राइडे दैट इट वॉज डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स recent privacy policy changes while triggered a global backlash to May 15 instead of the scheduled February 8। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि जो भी पॉलिसी चेंजेस हैं तो वो अभी वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों में ऐसा है कि उनकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी क्लियर किया जो अपडेटेड पॉलिसी है वो व्हाट्सएप बिजनेसेस के लिए हैं, जो चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए। मेनली जो व्हाट्सएप अकाउंट्स है वो अभी भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगे, तो इसमें ऐसा खास नहीं है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कोई न्यूज़ नहीं है। ये सब वही जिनको फर्स्ट डे में वैक्सीनेशन लगा तो वो कैसे फील कर रहे हैं, ये सारी न्यूज़ है। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी पर किस किस बात पर ध्यान होना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान है इस बारे में पूछा गया था गवर्नमेंट से कि वो न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे इंगेज होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी चाइना को काउंटर करने के लिए। एक बैलेंस होना चाहिए, इंडिया जो यूएस के साथ टाइज रखता है और रशिया के साथ टाइज रखता है, तो उसमें कितना बैलेंस है। और जो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट यूएस और चाइना में आ गया है कि कौन सुपर पावर बनेगा, तो इन सब के रहते हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होने वाली। तो बेसिकली गवर्नमेंट से इस बारे में सवाल किए गए। तो द गवर्नमेंट वाज आल्सो आस्क्ड टू रीच टू द इंटरनल डायलॉग एंड कंसल्टेशन प्रोसेस ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज। और बेसिकली ये भी बोला गया वहाँ पर गवर्नमेंट से ये भी बोला गया कि आप कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाते हो तो डायलॉग कंसल्टेशन करके बनाओ, ठीक है। बाकी फिर इस पर ये गवर्नमेंट का ये जवाब था कि जैसे ये लोग पूछ रहे हैं यूएस चाइना, तो उन्होंने बोला कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम यूरोप को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, ऐसा नहीं, यूरोप इज स्टिल गोइंग टू प्ले अ बिगर रोल। तो ही सेड देयर आर fears that the world could gravitate towards a bipolar global order where the US and the China may emerge as the two major powers. Observing that China may fail in its design, Gandhi pointed out that India should nevertheless have a strategy to preempt that kind of a situation. जयशंकर इट इज लर्न रिप्लाइड दैट द वर्ल्ड विल नॉट टर्न बाइपोलर इन द इमीडिएट और फोर्सेबल फ्यूचर। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनका ये कहना है कि वर्ल्ड अभी नियर फ्यूचर में तो ऐसे बाइपोलर नहीं टर्न होने वाला है, और जो बिगर पावर का रोल्स है वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि रशिया, जापान, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। तो इनके रोल्स को हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंटेड आउट दैट देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ नेशनल कंसेंसस ऑन फॉरेन पॉलिसी। तो अभी बेसिकली उनका ये कहना है कि जो भी कंसेंसस जैसी चीज़ है उसका डाइल्यूशन होता जा रहा है इस गवर्नमेंट में। तो ये सब खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि फॉरेन पॉलिसी के हमारे इश्यूज़ क्या हैं, कि नए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डील करना है, इंडिया वो यूएस और चाइना जो ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात कर रहा है उनको कैसे काउंटर करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी नॉन आईएएस एग्जाम के लिए खास बोल सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और गोवा गवर्नमेंट मिलकर ऑर्गेनाइज करती है। तो इसमें प्रकाश जावड़ेकर अनाउंस्ड अ न्यू इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एक नया अनाउंस किया गया था अवार्ड, इसमें नई कैटेगरी जो कि दी गई वेटरन एक्टर, डायरेक्टर एंड सिंगर विश्वजीत चैटर्जी, ठीक है। इसके अलावा इफ़ी ने यह भी बोला है कि बांग्लादेश इस साल का हमारा कंट्री इन फोकस रहेगा। और ये भी बोला है कि जो मिनिस्टर, तो उन्होंने ये भी बोला है कि 100th बर्थ एनिवर्सरी है इस बार बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की। तो उसके चलते said that to mark the 100th birth anniversary of Bangladesh's first president Sheikh Mujibur Rahman, India and Bangladesh will be co-producing a film titled बंगा बंधु। तो इंडिया और बांग्लादेश मिलकर एक फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा बंगा बंधु। द लाइफ टाइम अचीवमेंट दिस ईयर, और फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया, तो कोई इटालियन सिनेमाटोग्राफर था विटोरियो स्टोरारो, उसको दिया गया। बाकी यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और इस बार जो फिल्म फेस्टिवल है वो ऐसे इंडोर में ऑर्गेनाइज किया गया। ये सारी न्यूज़ थी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, ये वर्ड पेज है। वर्ड पेज में यहाँ पर प्रेशर ग्रुप का रोल आप सोच सकते हैं। यहाँ पर जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है बेसिकली जो एक बहुत प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता था फॉर द रिपब्लिकन्स, की मतलब रिपब्लिक्स आते थे तो उनको गन के लिए जो भी लॉज रखने होते थे तो वो बिल्कुल स्ट्रिंजेंट नहीं होते थे, वो बहुत ढीले ढाले ऐसे लॉज होते थे। तो द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ फ्राइडे फाइल फॉर बैंक्रप्सी। तो अभी ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ये जो है इसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। तो हो सकता है कि आगे नियर फ्यूचर ये ज़्यादा अच्छा रोल ना प्ले कर पाए, ये प्रेशर ग्रुप, इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। जो युगांडा सेज लीडर ऑफ 35 ईयर्स इज री इलेक्टेड। तो युगांडा इलेक्टोरल कमीशन का ये मानना है कि जो प्रेसिडेंट है
सिक्स 5 ईयर टर्म वापस से निभाने वाले हैं और 1986 से यही पावर में है। आपको ये पता होगा, मैंने 1-2 दिन आपको पहले न्यूज़ में बताया था कि युगांडा ने सोशल मीडिया बंद कर दिया था इस वजह से कि कहीं कोई फेक क्लेम्स या फेक न्यूज़ ना फैले और जो इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सके। लेकिन जो विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि इन्होंने जानबूझ के ऐसे इंटरनेट ब्लैकआउट किया ताकि जो रिगिंग वाली चीज़ें हैं वो हम ऑनलाइन न डाल सकें, लोगों को पता ना चल सके। तो ये भी है कि आप अगर इंटरनेट ब्लैकआउट कर देते हो तो उसके फिर ऐसे नेगेटिव कंसर्न्स भी हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि दे आर ओपन टू बैड बैंक प्रपोजल। अब बैड बैंक क्या है, तो हम बैड बैंक के बारे में देख लेते हैं। पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है तो वो कौन निकालता है, आरबीआई। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये फोरकास्ट किया गया जो एनपीए हैं वो शूट अप होने वाले हैं ड्यू टू द कोरोना वायरस। कोविड-19 वैक्सीन की वजह से बैंकों को काफी नुकसान हुआ और उनके एनपीए शूट अप हो सकते हैं। बैड बैंक क्या करता है, बैड बैंक बाइज द बैड लोन्स एंड अदर इलिक्विड होल्डिंग्स ऑफ अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बैड बैंक जो भी बैड लोन्स होता है और कोई भी होल्डिंग्स होता है अदर बैंक्स की वो ले लेता है। ठीक है, तो बात ये की थी बैड बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए कि इसमें जो भी पैसा लगेगा वो टैक्स पेयर की मनी से गवर्नमेंट देगी और आरबीआई अपने डिविडेंड से देगी। ठीक है, तो बैड बैंक बाइज द बैड लोन्स एंड अदर इलिक्विड होल्डिंग्स ऑफ अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच क्लियर्स द बैलेंस शीट। बैंक्स लेड बाय द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन had last May had submitted a proposal to set up a bad bank to the finance ministry and the RBI proposing equity contribution from the government and the banks। ठीक है, according to the banks and non-bank financial companies need to identify risk early, monitor them closely and manage them effectively। ठीक है, बाकी रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन इन बैंक्स एंड एनबीएफसी शुड इवॉल्व विद चेंजिंग टाइम्स। तो बेसिकली यही बोला गया है, जो आरबीआई के गवर्नर है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन होता है बैंक्स और एनबीएफसी का, उनको चेंज करना चाहिए कि वो अर्ली रिस्क को मैनेज कर सकें। मतलब एकदम एंड में जब पता चल जाए कि एनपीए होने वाला तब नहीं, वो पहले से ही उसके लिए तैयार रहें कि एनपीए होगा तो वो क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। यहाँ पर इनका ये बोलना है प्राइम मिनिस्टर की कि हमारे स्टार्टअप्स को हमें ग्लोबल जाइंट बनाना है इन द सर्विस एरिया। कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने स्कीम शुरू की है 1000 करोड़ सीड फंड फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, 1000 करोड़ का इन्होंने सीड फंड डिमार्केट कर दिया फॉर द स्टार्टअप कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, जो कि बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए इनिशियल कैपिटल ग्रोथ में हेल्प करेगा। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड गारंटीज टू हेल्प स्टार्टअप्स रेज डेट कैपिटल। उसके अलावा जो भी चाहिए होगा, उनको डेट चाहिए होगा अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए, जो भी चाहिए होगा तो वो भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी, गारंटी देगी कि हाँ इनको आप डेट कैपिटल दे दो, वी आर प्रोवाइडिंग यू द गारंटी। So we are trying to build a startup ecosystem which functions on the of the youth by the youth for the youth। ठीक है, बेसिकली उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। ये सब इन्होंने बोला कहाँ, तो बीम स्टैक जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंट्रीज है, उनकी एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। ड्यूरिंग दिस इवेंट मोदी ऑल्सो इंटरेक्टेड विद द फाउंडर्स ऑफ द स्टार्टअप्स फ्रॉम बिमस्टेक नेशंस, जिसमें आते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो बिमस्टेक के मेंबर्स भी आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें मेंबर्स हैं। द न्यू सीड फंड जो कि बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए होगा, वो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा और ये पिछले साल से शुरू हो भी चुका है। और ये जो भी नए स्टार्टअप्स होंगे, लगभग 300 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन्होंने 25 लाख रुपए देंगे सारे स्टार्टअप्स को। और इसके लिए कौन सा प्रोग्राम ईयर मार्क किया गया, जिसका नाम है चुनौती। ठीक है, चुनौती आप याद रख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। ये फिएट और प्यूगोट ये दोनों मर्ज हो गए, टैलेंटिस बन गई है। तो नॉन आईएएस एग्जाम में कभी आए तो आप याद रख सकते हैं। ये सब वही जिनको वैक्सीन लगी। ये आर्टिकल मैंने पढ़ना शुरू किया था पर मुझे इसमें खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इसमें बस यही बताया गया कि 1995-96 में कितने ज़्यादा स्कैम हुए थे। तो इसे बेसिकली ऑथर ने बोला रिपब्लिक ईयर्स ऑफ घोटालाज। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव का लास्ट ईयर था ऑफिस में, तो बहुत ज़्यादा स्कैम हुए थे। शुगर इम्पोर्ट स्कैम हुआ था, टेलीकॉम स्कैंडल हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये जो चंद्रा स्वामी वाला है, हर्षद मेहता में जो भी इंक्लूड थे उनका भी हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा स्कैम हुए थे उस टाइम में। तो बेसिकली ऑथर ने यही सब बताया। इस आर्टिकल में खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिकली चिपको मूवमेंट के ऊपर है कि चिपको मूवमेंट में सिर्फ एक ही इशू नहीं था, बहुत सारे इश्यूज थे, उनके मर्ज होने की वजह से भी चिपको मूवमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि बेसिकली ये था कि उत्तराखंड को एक नया स्टेटहुड चाहिए था। ठीक है, यूपी से अलग होना चाहता था। ठीक है, उसके बाद अब स्ट्रगल की वजह से, चिपको मूवमेंट की स्ट्रगल की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिल गई उत्तराखंड के लोगों को। पहला ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 विच बैन्स द फेलिंग ऑफ ट्रीज एनीवेयर अबव एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत कोई भी 1000 मीटर ऑल्टीट्यूड से ऊपर कोई भी पेड़ों को नहीं गिराया जाएगा। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट आउटकम क्या रहा चिपको मूवमेंट का, कि उत्तराखंड स्टेट बन गया नवंबर 9, 2000 को।
पाठक argues convincingly that the चिपको आंदोलन played a central role in both of these seminal achievements. तो बेसिकली ऑथर का यही आर्ग्यूमेंट है कि चिपको मूवमेंट ने दोनों में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, ये इसके उत्तराखंड के क्रिएशन में, और जो 1000 मीटर ऑल्टीट्यूड के ऊपर है उसमें नहीं होना चाहिए. बाकी वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन इन द 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी वाज द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन रेलवेज. तो मतलब कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से भी चिपको मूवमेंट कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि उससे बहुत पहले से ही प्लांटों को गिराने, ट्रीज को गिराना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि रेलवेज बनानी थी ब्रिटिशर्स को. उसके बाद फिर राजाओं ने अपने कब्जे में कर लिया ये सारे, कि उनको अच्छा रेवेन्यू मिलता है. तो इन सारी दिक्कतों की वजह से चिपको मूवमेंट हुआ था. ये आर्टिकल अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है रीडिंग में, ठीक है. वरना इंपॉर्टेंट है, एक दो पॉइंट बता दिए. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.